अब देखो यहां पर कैसा इसका प्रोग्राम दिखेगा। इसका प्रोग्राम ऐसा कुछ होगा, LCS m कॉमा n, ठीक, यहां पर किए इफ m इक्वल टू 0, मतलब पहला सीक्वेंस में 0 सिंबल रहे, या फिर ये और का साइन है, और का सिंबल है, या फिर n इक्वल टू 0 रहे। पहला सीक्वेंस का साइज 0 हो या फिर दूसरे वाले सीक्वेंस का साइज 0 हो, दोनों ही केस में रिटर्न क्या करेंगे? रिटर्न 0। जब सिंबल ही नहीं है तो कॉमन कैसे निकाल सकते हैं? लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस कैसे निकाल सकते हैं? रिटर्न 0 कर लिए हम लोग, ठीक। अगर ऐसा नहीं है, दोनों में से किसी एक का भी वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ क्या है, m इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 0, मान लो दोनों में ही 0 रहे तभी यही रिटर्न होगा। केवल एक में 0 रहे, इसमें 0 है, इसमें नॉन 0 है, या फिर इसमें 0 है, इसमें नॉन 0 है, तब भी रिटर्न 0 ही होगा, ठीक। और का मतलब क्या होता है? और जो लॉजिक गेट है, ये जो और है, और का मतलब क्या होता है? 0 0 अगर है, 0 1 1 0 और 1 1, ये सही देगा, ये भी सही देगा, ये भी सही देगा। समझ रहे हो? हम देख रहे हैं 0 के लिए देख रहे हैं, मतलब कहीं एक जगह भी 0 मिले तब 0 देना है। मतलब कि यहां पर 0 देख रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव किसको देख रहे हैं? हम लोग इस केस में पॉजिटिव 0 को देख रहे हैं, मतलब कि यहाँ 0 है, एक भी 0 है तो 0 दे देना है, नहीं एक भी 0 है 0 दे दो, यहाँ एक भी 0 है 0 दे दो। और गेट का जो लॉजिक गेट है वो डिजिटल में देखते हैं, वो क्या देखते हैं? O1 को पॉजिटिव मानते हैं कि एक भी O1 है, अगर एक भी O1 है उसको O1 करो। मतलब क्या होगा, यहाँ पर दोनों O1 है तो O1 हो गया, यहाँ एक O1 है तो O1 हो गया, यहाँ एक O1 है तो O1 हो गया, यहाँ केवल दोनों 0 है तो 0 हुआ। ये क्या है? ये डिजिटल के अकॉर्डिंग है, ये है डिजिटल के अकॉर्डिंग। हम लोग के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यही आंसर है। ये क्या लिख सकते हैं? आवर प्रॉब्लम, हम लोग के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यही इसका आंसर है, ठीक। और का मतलब यही है, ठीक। अब इसके आगे आते हैं हम लोग, एक स्टेप आगे आते हैं। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। अभी क्या देखे, स्मॉल प्रॉब्लम चाहिए। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या था, हम लोग क्या देख लिए, हम लोग देखे ये स्मॉल प्रॉब्लम तो नहीं है। स्मॉल मतलब कोई एक 0 रहे उसको स्मॉल बोलेंगे, स्मॉल तो नहीं है। स्मॉल हम लोग अभी चेक कर लिए। अब इसके बाद देखेंगे क्या, कि मान लो स्मॉल नहीं है, मान लो स्मॉल नहीं है, तो इल्स पार्ट में जाएंगे। अगर स्मॉल नहीं है क्या करेंगे हम लोग? इल्स पार्ट में जाएंगे। अच्छा ऐसा करते हैं, थोड़ा और छोटा में लिखते हैं, और भी बहुत सारा चीज हम लोग को लिखना है उधर, ठीक। थोड़ा इसको छोटा बना लेते हैं, चलो कोई नहीं, 2 लाइन लिखा, मेरा काम है मिटाना, हम लिख लेंगे, तुम लोग आराम से बैठो, ठीक। हम लिख लेते हैं आराम से। यहां देखो क्या, LCS m कॉमा n, यहां पर ही इफ m इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 0, रिटर्न 0। इल्स पार्ट में आए, मतलब कि स्मॉल प्रॉब्लम तो अब नहीं है, तब क्या करेंगे भाई? तब करना है क्या, a इक्वल टू LCS ऑफ अच्छा एक और चीज कर सकते हैं क्या, ऐसे इस पार्ट में एक और चीज क्या देखेंगे कि मान लो mth सिंबल और nth सिंबल कॉमन मिल जाए। केस क्या है, दोनों 0 आ जाए, दोनों में से कोई एक 0, स्मॉल प्रॉब्लम हो गया। एक और केस क्या है कि मान लो दोनों का लास्ट सिंबल मिल जाए, एक का mth सिंबल मिल जाए, एक का nth सिंबल मिल जाए, ठीक। समझ रहे हो बात? इसका मतलब क्या है, x m इक्वल टू xm इक्वल टू yn। अगर ऐसा कंडीशन रहे, इसका मतलब क्या हो गया, x की जगह पर हम लोग s लिख देते हैं, मान लो s लिख लिए, y की जगह पर क्या है, sn,
S2 लिख लिए मान लो, यार S और कुछ और लिख लेते हैं, एक से ज्यादा बेटर है, एक से ही लिखो, बाकी S1 S2 दो अलग अलग दो चीज लिखना पड़ेगा, ठीक। यहाँ A से ही लिखते हैं, S नहीं, ये Y लिखते हैं, Y सॉरी, आराम से देखो, रुक जाओ, प्रोग्राम है, प्रोग्राम सही तरीके से लिखना है, ठीक। अभी एक सेकंड देखो, Y है, मान लो X है, X है, एक मेरा सीक्वेंस X है जिसका लेंथ M है, एक मेरा सीक्वेंस Y है जिसका लेंथ N है, ठीक। अगर एक कंडीशन सही रहे, ये कंडीशन का मतलब क्या हुआ, दो सीक्वेंस है, यहां पर लिख लेते हैं, लिख भी सकते हैं क्या, X Y सीक्वेंस गिवन, X Y क्या है, सीक्वेंस है जो हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक। क्या कर रहे हैं, दोनों में से M और N देख लिए साइज के बारे में, ठीक। उसके बाद देखेंगे क्या, अगर X का nth सिंबल, जैसे यहाँ S1 का लास्ट सिंबल और Y का nth सिंबल, S2 का लास्ट सिंबल, जो दोनों मैचिंग किए थे हम लोग, जब दोनों मैचिंग था तो क्या कर रहे थे हम लोग, हम लोग कर रहे थे क्या, रिटर्न 1 प्लस, याद करो LCS MN था, mth सिंबल और nth सिंबल जब मैच किया था तो क्या हम लोग लिखे थे, 1 प्लस LCS ऑफ, दोनों को माइनस किए थे, मैच किया, दोनों को माइनस करेंगे, मतलब क्या हो गया, पहला का M-1 हो गया, दूसरा का N-1 हो गया, यही बन गया ना, रिटर्न 1 प्लस LCS ऑफ M-1 N-1, दोनों को माइनस किए हम लोग, क्यों, क्योंकि पहला सिंबल यहां पर मैचिंग किया है, लास्ट से राइट से फर्स्ट सिंबल जो दोनों में ही है, दोनों ही सीक्वेंस मेरा X और Y है, उसमें पहला सिंबल मैचिंग है, तो दोनों को माइनस करेंगे, ठीक। mth और nth अगर मैच कर गया तो M-1 में देखेंगे और N-1 में अब देखेंगे, वो दोनों को मैच करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर एक मैच किया, 1 यहाँ कर लिए, ऐड कर लिए 1, ठीक। अगर ऐसा है तो, अगर मान लो ये मैच हुआ तब का केस है, ठीक। अगर मैच नहीं हुआ तब, क्या करेंगे, तब करेंगे, देखो क्या, A इक्वल टू LCS ऑफ, क्या करते थे, M को M रहने देना है, N को 1 घटाना है, पहला वाला सेम जगह रहेगा, दूसरे वाले को 1 घटा लेना है मैचिंग करने के लिए। मान लो मैच नहीं हुआ है, दो ऐसे सीक्वेंस है, इंड वाले को मैच किए हम लोग, अगर मैच हो गया, इसको भी घटाए, इसको भी घटाए, सेम यहाँ चीज लिखे हैं, दोनों मैच हो गया, M-1 किए, N-1 किए, दोनों को घटाए, अब इसको मैच करना है, ये दोनों अगर मैच नहीं किया तब इसको यहां पर घटा कर लाएंगे, इसको सेम रखेंगे, पहले वाले को M-1 ही रखेंगे और दूसरे वाले को 1 घटा कर लाएंगे, और एक केस ऐसा हो गया, ये दोनों करेंगे, एक और केस ये दोनों को करेंगे, इससे 1 घटा लेंगे, इसको यहां ही रहने देंगे, ठीक। मतलब क्या होगा यहाँ पर, A इक्वल टू LCS ऑफ M, N-1, तो M यहां रहने दिए, N को घटा लिए, A वाले केस को हम लिख दिए यहाँ पर, A वाले केस को यहाँ A इक्वल टू इतना लिख दिए, ठीक। अब यहां पर लिखते हैं B इक्वल टू, अगर इसमें A आया, मतलब क्या है कि इससे रिटर्न जो वैल्यू होगा, इससे जो वैल्यू रिटर्न होगा जो A में आकर स्टोर हो जाएगा। दूसरा केस क्या रहेगा भाई, दूसरा केस क्या है, LCS ऑफ M-1, N, यही है ना, इसको माइनस कर लिए, एक इसको nth से मिला रहे हैं, यही काम कर रहे हैं ना, इसको माइनस किए, इसको नहीं माइनस किए, इस A वाले केस को देख लिए, समझ रहे हो बात को, मतलब क्या है कि एक M-N-1, दूसरा M-1, N, दोनों केस को हम लोग कवर कर रहे हैं, दोनों ही केस है, दोनों केस को कवर कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, C इक्वल टू मैक्स ऑफ A, B, A में क्या वैल्यू आया होगा, A वाले रास्ते से जाएंगे अगर हम, तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का वैल्यू A में आ गया होगा, ठीक। अगर इस रास्ते से जाएंगे तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का वैल्यू B में आया होगा। हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को ये दोनों केस में जो लार्जेस्ट हो वही चाहिए, क्या करेंगे, ये दोनों में जो मैक्सिमम हो वही की है, दोनों का मैक्सिमम C में स्टोर करना चाहते हैं, क्या, C इक्वल टू
मैक्स ऑफ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी दोनों जो मैक्सिमम है, दोनों में जो लार्जर वैल्यू है उसको हम लोग सी में स्टोर कर लिए। उसके बाद क्या कर लिए, हम लोग का सी में सबसे लार्जेस्ट आ गया मैक्सिमम, उसके बाद क्या किए, उसके बाद किए रिटर्न सी, बस काम खत्म हो गया। इसके बाद काम खत्म हो गया, बस इतना ही काम ही था, यही प्रोग्राम हो गया, है ना। यहां पर जो हम देखे हैं तो कितना लगा, यहां पर स्मॉल फाइंडिंग है, यहां पर जब मैचिंग हो रहा है इसको हम फाइंड कर लिए, इसको हम फाइंड कर लिए, और नहीं अगर मैच हो रहा है तो उस केस में दो केस मेरा बना है, दोनों केस में मैक्सिमम यहां ले लिए, रिटर्न कर लिए मैक्सिमम को, यही प्रोग्राम हो गया। क्या है, रिकर्सिव प्रोग्राम है। देखो यहां भी है, जो फंक्शन यहां पर है वही फंक्शन यहां भी कॉल हुआ है, इसके अंदर भी कॉल हुआ है, इसी को रिकर्सन बोलते हैं ना, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, ये बन गया रिकर्सन। ठीक, अब इसके आगे हम लोग आते हैं, अगर हम इसका रेकरेंस रिलेशन लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, इसका रेकरेंस रिलेशन कैसा लिख सकते हैं। रेकरेंस रिलेशन लिखने के लिए अगर टाइम का लिखेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अगर रेकरेंस रिलेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, टाइम इक्वल टू बीगो 1 लगेगा, कब, जब n इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 0 रहे। ठीक, डबल इक्वल टू देते हैं, डबल इक्वल टू कंपेयर होता है, n इक्वल टू 0 या फिर m इक्वल टू 0 रहे तो बीगो 1 लगेगा। ये दोनों केस में रिटर्न है, स्मॉल प्रॉब्लम है, रिटर्न होगा बीगो 1 टाइम लगेगा। नहीं अगर रहेगा तब कैसा होगा, तब दोनों पॉसिबिलिटी है, वर्स्ट केस में दोनों पॉसिबिलिटी को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक, तो यहां पर टाइम कितना लग रहा है, ये दोनों को एक बार मैक्सिमम करने में टाइम कितना लग रहा है, मैक्सिमम करने में अगर यहाँ t टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर है, इसका tmn अगर लिखते हैं हम यहाँ पर, tmn मान लो इसका है t ऑफ m n माइनस 1, t ऑफ m माइनस 1 n प्लस कुछ कांस्टेंट यहाँ पर कंबाइन करने का टाइम, कंबाइन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है जो इसको सी में स्टोर करना है, समझ रहे हो बात को, इसको स्टोर करना है, बस यही हो गया ना। यहां पर क्या केस बन सकता है, मैक्स ऑफ, अच्छा वैल्यू के लिए अगर हम देखते हैं तो जो मैक्स ऑफ क्या होगा, LCS m माइनस 1 n, LCS m n माइनस 1, यही दो ही पॉसिबिलिटी है ना। जो मैक्सिमम वैल्यू इसका होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैं ये मान लो वैल्यू के लिए, LCS के लिए हम कर रहे हैं, LCS वैल्यू के लिए अगर कर रहे हैं, LCS वैल्यू है, LCS वैल्यू के लिए अगर हम बोल रहे हैं कि LCS का लॉन्गेस्ट कॉमन सबसेक्वेंस का वैल्यू के लिए अगर हम यहाँ पर एक रेकरेंस रिलेशन लिखते हैं, उस केस में टाइम के लिए नहीं, LCS के वैल्यू के लिए, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसेक्वेंस का वैल्यू के लिए अगर हम लिख रहे हैं, उस केस में क्या करेंगे, ये दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही मेरा आउटपुट होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम लोग फंक्शन कॉल काउंट करेंगे, अभी टाइम के लिए फंक्शन कॉल अभी काउंट करेंगे। सेम इसी प्रोग्राम का यहां पर ऐसे लिख सकते हैं ना, जो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक, ये समझ गए हो। अब देखो हम एक ट्री के फॉर्मेट में बनाते हैं, ये कैसा दिखेगा, और ट्री बनाने के बाद में हम इसके टाइम को एनालाइज कर लेंगे। ठीक, अब एक बार देखो, यहां पर इसको हटाते हैं, यहां पर अभी फिलहाल इसको यहां से हटाते हैं और हम ट्री बनाते हैं। ट्री देखो कैसा दिखेगा, LCS को हम L लिखते हैं। ठीक, L ऑफ मान लो 5 है और 4 है, मान लो 5 और 4 है। ठीक, 5 4 मान लो, L ऑफ 5 4 है, मतलब कि LCS ऑफ 5 4 हम लोग काउंट कर रहे हैं। क्या केस बनता है, दो केस बनता है। एक केस क्या बनेगा, L ऑफ 4, इसको घटाए, इसको उतना ही रहने दिए। एक और केस बनता है क्या, L ऑफ 5, 3, यही बन गया ना। फिर यहां भी अब दो केस बनेगा, क्या, L ऑफ 3, 4, यहां पर क्या बनेगा, L ऑफ
4,3। फिर यहां पर क्या बनेगा, एल ऑफ 4,3, यहां पर क्या बनेगा, एल ऑफ 5,2। देख रहे हो अच्छे से, आराम से इसको देखो क्या बनने वाला है। फिर से नीचे आएंगे, क्या और नीचे थोड़ा लेते हैं, क्या बनेगा, एल ऑफ 2,4, यहां क्या बन गया, एल ऑफ 3,3। फिर इसके नीचे आएंगे, क्या है, एल ऑफ 1,4, यहां पर क्या बन गया, एल ऑफ 2,3। यहां क्या बना, एल ऑफ 0,4। यहां 0 आ जाएगा, लास्ट में 0 आया तो इंड हो गया। अब इसके राइट वाले में देखो क्या बनेगा, एल ऑफ 1,3। इसके राइट में जब जाएंगे तो क्या बनेगा, एल ऑफ 0,3। यहां क्या बन रहा है, एल ऑफ 1,2। फिर इसके राइट में आ गया तो क्या बनेगा, एल ऑफ 0,2। यहां क्या बनेगा, एल ऑफ 1,1। इसके राइट में आएंगे तो क्या बनेगा, एल ऑफ 0,1, यहां पर एल ऑफ 1,0। ऐसा बनेगा। इसको भी एक्सपेंड करेंगे, इसको और भी कर सकते हैं। इसको एल ऑफ 1,3, यहां पर भी बन जाएगा क्या, एल ऑफ 2,2। ऐसा बहुत सारा, सबको एक्सपेंड कर सकते हैं। सबको एक्सपेंड करेंगे, हम केवल आउटर वाले को लिए हैं, ठीक, आउटर को लिए हैं, सबका एक्सपेंशन होगा। देखो इसका सबका एक्सपेंशन होगा अंदर में, इस तरीके से सबको एक्सपेंड कर सकते हैं। सबको एक्सपेंड इस तरीके से, ऐसा एक्सपेंशन होगा सबका, ठीक। आउटर को हम लेते हैं, आउटर बाउंड्री को हम देखना चाह रहे हैं, क्या है, 5,4, 5,3, 5,2। इसके बाद राइट में क्या जाएगा, 5,1। इसके राइट में 5,0, इंड हो गया। अब इसके इस साइड में क्या जाएगा, यहां से क्या रहेगा, 4,1, यहां से 4,0, ऐसा ही कुछ रहेगा। इसके लेफ्ट में आएंगे तो क्या रहेगा, 3,1, यहां पर 3,0, यहां पर 2,1। फिर यहां पर आएंगे तो क्या बनेगा, 1,1। यहां पर जा रहे हैं तो क्या बना, 2,0। यहां पर 0,1, ये माइनस हो रहा है इस साइड में। देखो लेफ्ट जैसे ही आते हैं, लेफ्ट में 5,4 है तो क्या बनता है, 4,4, 3,4, 2,4, 1,4, 0,4। 4 है जो चेंज नहीं होता, सेकेंड वाला चेंज नहीं हो रहा है, सेकेंड वाला एज इट इज है। देखो 4 आया है, सामने आते जा रहा है 4 तक। 1 वाला, पहला वाला कैसे चेंज हो रहा है, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो यहां से यहां तक जो लेंथ है, कितना लेंथ हुआ, जो m का वैल्यू होगा, अगर LCS m, n अगर हम लेते हैं तो यहां से पहला m है ना, तो पहला m है तो 5 है, 4, 3, 2, 1, 0। बस यहां तक का हम हाइट पूछ रहे हैं, कितना हुआ, यहां से यहां तक का कितना हाइट हुआ, m + 1, नंबर ऑफ लेवल्स इतना हो गया। अब इसके इस साइड का बताओ कितना हुआ। यहां देखो क्या है, 4, तो सेकेंड वाला यहां 4 है, 4, 4, 4, यहां भी 4 है, यहां तक 4। इसके बाद देखो 4 बन गया 3 बन गया 2 बन गया 1 बनेगा 0। मतलब कि यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर n + 1 बन गया। यहां पर m + 1 लेवल है, यहां पर n + 1 लेवल बन गया। सेम वैसे ही यहां पर अगर राइट में हम देखते हैं, देखो यहां 5 है, फर्स्ट वाला यहां 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। फर्स्ट वाला नहीं चेंज हो रहा है। सेकंड देखो 4, 3,
2 1 0। सेकेंड वाला यहाँ चेंज हो रहा है, मतलब क्या बन गया है, n प्लस 1 बन गया। यहां से लेकर यहां तक में, यहां से लेकर यहां तक में ही n प्लस 1 लेवल हो गया। अगर इसके और नीचे जाते हैं हम तो क्या बन जाएगा, यहां से देखो, पहला देखो 5, फिर यहां पहला 4, पहला यहां 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। मतलब फर्स्ट वाला जो m है, m एक एक कमते जा रहा है, लास्ट 0 तक आया है। मतलब क्या कितना बन गया यहाँ पर, m प्लस 1। टोटल हाइट कितना हो गया लगभग, रफली। ये कॉर्नर को अगर हटा दिया जाए, अगर अपर बाउंड हम लेते हैं, थोड़ा कॉर्नर है, देखो अगर सीधा यहां से ऐसे ही चला आता है तो कंप्लीट बाइनरी ट्री लेते हैं हम, ठीक। अब थोड़ा सा कम रहा है कॉर्नर को, अपर बाउंड बोल सकते हैं। टोटल यहां से यहां तक का लेवल कितना हो गया, यहां से यहां तक आने में m प्लस 1 लेवल है, यहां से यहां तक जाने में n प्लस 1 लेवल है। अगर इस साइड से भी हम जाते हैं, अगर इस साइड से भी हम जाते हैं, ऐसे इस तरीके से ऐसे जाते हैं, तब भी हम लोग को m प्लस n लेवल मिलता है रफली। अरे m प्लस 1 प्लस n प्लस 1, m प्लस n प्लस 2, 2 को हम छोड़ लेते हैं, m प्लस n लेवल यहां मिलता है। अगर राइट साइड से भी हम जाते हैं इस तरीके से भी, तब भी कितना मिलता है, n यहां है, m प्लस 1 यहां है, मतलब कि n प्लस m सेम है ना, n प्लस 1, n प्लस m, और यहां पर m प्लस n सेम ही है ना। तो अगर नंबर ऑफ लेवल यहां बीच में भी लिखा होगा, बीच में हम कुछ और लिख रहे हैं, अगर m प्लस n लेवल बाइनरी ट्री बन गया ना, m प्लस n लेवल बाइनरी ट्री बन गया ना, मतलब कि नंबर ऑफ नोड्स कितना हो गया, टोटल नोड्स कितना हो गया, टोटल नोड्स कितना हो गया, m प्लस n लेवल है तो 2 पावर m प्लस n माइनस 1। माइनस 1 अगर हटा लेते हैं तो क्या बन गया, फंक्शन कॉल। नोड्स क्या है, सब नोड क्या है, सब नोड एक फंक्शन कॉल है। देखो यहाँ पर एक नोड है L ऑफ LCS 4,3, यहाँ पर है LCS 4,1, LCS 3,1, सब नोड है जो एक फंक्शन कॉल है। जितना भी नोड है सारा एक फंक्शन कॉल ही है, ठीक। तो फंक्शन कॉल्स कितना हो गया टोटल अगर फंक्शन कॉल का बात करें, फंक्शन कॉल्स कितना हो गया, 2 पावर m प्लस n, यही बन गया ना टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल। इसका मतलब कि अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो कितना लग गया, 2 पावर m प्लस n। इसका बीगो ले लो, यही मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या हो गया, टोटल फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लग रहा है। इस प्रोग्राम को इस ट्री के फॉर्मेट में अगर लिखते हैं तो नंबर ऑफ लेवल हमको दिख रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ लेवल m प्लस n लेवल है। टोटल नोड्स कितना होगा, 2 पावर m प्लस n माइनस 1, 2 पावर m प्लस n माइनस 1। तो फंक्शन कॉल कितना हो, जितना नोड्स है उतना ही फंक्शन कॉल है। अपर बाउंड में ले रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ कॉर्नर ही है ना जिसको हटा रहे हैं, यही ना हट रहा है, फिर राइट वाला थोड़ा सा कॉर्नर हट रहा है, यही ना हट रहा है, बाकी से तो सेम है। समझ रहे हो बात को, मतलब कि टोटल अपर बाउंड में नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स कितना है, 2 पावर m प्लस n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, एक फंक्शन कॉल के लिए अगर कांस्टेंट टाइम लगता है, बिग O1 टाइम लगता है, तो टोटल इतना फंक्शन कॉल के लिए इतना इंटू बिग O1, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, बिग O 2 पावर m प्लस n, ये बन गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक। अब स्टैक का हम बात करते हैं, तो स्टैक कितना हो गया, स्टैक स्पेस कितना लगेगा, लेवल कितना है, लेवल है m प्लस n लेवल, स्टैक भी उतना ही लगेगा। मतलब क्या, स्टैक कितना लगेगा, बिग O m प्लस n, बिग O m प्लस n है जो स्टैक लगने वाला है। तो LCS जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है, इसमें टाइम लगेगा बिग O 2 पावर m प्लस n, और स्टैक लगेगा m प्लस n, स्टैक रहेगा m प्लस n और टाइम लगेगा 2 पावर m प्लस n, ठीक। अब देखते हैं क्या इसमें डायनेमिक अप्रोच अगर हम लगाते हैं तब कुछ बेनिफिट होगा क्या, हम देखते हैं इसमें, ठीक। तो मान लो एक चीज ऑब्जर्व करो, यहां भी 4,3 है,
यहां भी 4,3 है ना। और भी देखो रिपीटेशन होगा, और भी कहीं कहीं रिपीटेशन हो रहा होगा बहुत सारा वैल्यू का, इसमें बहुत सारा, इसमें अगर बीच में और फिल करते हैं हम लोग तो और भी वैल्यू का यहां रिपीटेशन हो रहा होगा। तो वो रिपीटेशन जो होगा जहां कहीं भी, जैसे 1,3 है, देखो जैसे 0,2 है ना, तो 0,1 आया, 0,2 कहां बनेगा, 0 इसको लेते जाएंगे 0,2 बनेगा। तो इसमें अगर हम टोटल वेरिएशन देखते हैं कि कितना टाइप ऑफ फंक्शन पॉसिबल है, कितना टाइप ऑफ फंक्शन पॉसिबल है, कितना डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शन पॉसिबल है। अगर हम यहां लिखते हैं डिस्टिंक्ट फंक्शन अगर टोटल कितना पॉसिबल है तो कैसे लिखेंगे, फंक्शन बन कैसे रहा है, पहले देखो फंक्शन बन रहा है m, n से, एलसीएस पहले लगा हुआ है, m, n से फंक्शन बन रहा है, यही बन रहा है ना, m और n से ही फंक्शन बन रहा है ना। कहीं भी देखो एक m का वैल्यू है, एक n का वैल्यू है, एक m का वैल्यू है, एक n का वैल्यू है, तो m और n से ही फंक्शन बन रहा है। ठीक है, m कितना वैल्यू ले सकता है, मैक्सिमम कितना वैल्यू ले सकता है, m के लिए m होगा, m-1 होगा, m-2 होगा, m-3 होगा, अप टू कहां तक जाएगा, अप टू 0 तक जाएगा। टोटल कितना हो गया, 0 से लेकर m तक कितना हो गया, m+1, यही बन गया ना। m है जो -1 करेंगे, -1 करके इतना ही पॉसिबल वैल्यू ले सकता है ना। यहां पर देखो 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, कहीं भी देखो पहला प्लेस में 0 से लेकर m तक, m क्या है 5 है, 0 से लेकर 5 तक कोई भी फंक्शन कॉल उठा लो। देखो यहां पर क्या है 2 है, यहां पर क्या है 3 है, यहां क्या है 5 है, यहां क्या है 4 है, कोई भी फंक्शन तुम उठा लो, पहला जो है m के जगह में 0 से लेकर m तक में ही नंबर रहने वाला है। ठीक, मतलब 0 से यहाँ 5 है, अगर 0 से लेकर 5 तक में, समझ रहे हो बात को, मतलब कि यहाँ पॉसिबल वैल्यू m+1 है m के लिए। n के लिए क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, n के लिए क्या वैल्यू पॉसिबल है, n के लिए देखो क्या वैल्यू पॉसिबल है, n हो सकता है, n-1 हो सकता है, n-2, n-3, ऐसे ही माइनस करते करते 0 तक आएगा मैक्सिमम। ये भी मैक्सिमम 0 तक आएगा, इतना ही आ सकता है ना। जब 0 तक आएगा ये तो कितना मैक्सिमम पॉसिबल है, 0 से n, तो 1 से n होता है, एक और 0, n+1, मतलब क्या हो गया n+1, n+1 वेरिएशन n में पॉसिबल है, m में m+1 वेरिएशन पॉसिबल है, n में n+1 वेरिएशन पॉसिबल है। तो यहां पर मान लो 2 प्लेस है, ऐसे 2 प्लेस है, अगर 2 प्लेस अगर ऐसा है, समझो बात को, हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल कॉम्बिनेशन के लिए अगर 2 प्लेस है, यहां पर हम लोग 2 टाइप का नंबर रख सकते हैं, 2 वेरिएशन यहां रख सकते हैं, यहां पर 3 वेरिएशन रख सकते हैं, टोटल ओवरऑल कितना वेरिएशन बन सकता है 2 × 3, 2 × 3। कैसे, अब 2 2 रखकर देख लो एक बार, यहां पर 0 और 1 रखे, यहां पर 0 और 1 रखे, कितना कोड बनता है 0 1 0 1 से, 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 वेरिएशन। क्यों, क्योंकि यहां पर 2 है, यहां भी 2 है, 2 × 2 4 हो गया, 4 वेरिएशन हो गया। समझ रहे हो, पोजीशन 2 ही है। अगर 2 डिजिट का नंबर हम देखना चाहेंगे कितना बन सकता है मैक्सिमम कितना बन सकता है, मान लो यहां पर 0 से लेकर 9 तक कुछ भी रख लेते हैं, यहां भी 0 से लेकर 9 तक कुछ भी रख लेते हैं, तो यहां पर 10 पॉसिबिलिटी यहां पर और 10 पॉसिबिलिटी यहां पर। ठीक, कितना नंबर बन सकता है 10 × 10, टोटल 100 नंबर पॉसिबल है। कहां से कहां तक, अगर दोनों 0 हुआ तो 0 बन गया, अगर पहला 0 दूसरा 1 तो 1 बन गया, 0 2 2 बन गया, 0 3 3 बन गया, और 7 0 70, 5 0 50, तो 0 से लेकर 99 तक, 0 से लेकर 99 तक, 1 से 99 99 बन गया, 1 to 99 99 नंबर हो गया, एक 0 वाला भी ले लो क्योंकि दोनों 0 रहेगा तो 0 आएगा, मतलब कि 100 पॉसिबिलिटी। सेम यहां पर है, वही बात है, यहां पर हम बता रहे हैं क्या कि अगर एक में m+1 है पॉसिबिलिटी,
और दूसरे में n+1 है, तो डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल कितना हो गया? डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल इस दोनों से ही कितना बन जाएगा? इस दोनों से कितना बन जाएगा? m+1 इंटू n+1, इतना ही डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल होगा ना। 1 को अगर हटा लेते हैं मतलब क्या? m इंटू n बिगो अपर बाउंड ले लेते हैं, 1 को अगर हटा लेते हैं दोनों में रफली बिगो mn टाइप ऑफ फंक्शन कॉल पॉसिबल है, मतलब इतना डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल पॉसिबल है। ठीक, हम लोग कितना फंक्शन कॉल कर रहे हैं? हम लोग 2m+n कर रहे हैं, 2m+n। मान लो m का वैल्यू यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, 2 5 + 4, 5 + 4 9, 2 कितना होता है? 2 का वैल्यू है 512, 512 2 का वैल्यू यहां आता है। अगर यहां से हम लोग लेंगे m इंटू n, m कितना? 5 × 4, यहां कितना आएगा? 20। कहां 20 है, कहां 512 है? पहले हम लोग को 512 फंक्शन कॉल करना पड़ता है। 2m+n, m+n कितना हो गया? 5 + 4 9, 2 फंक्शन कॉल। यहां पर क्या है? m इंटू n 20 फंक्शन कॉल। यहाँ 20 आ गया, कहाँ 512 हम लोग करने वाले थे। डिस्टिंक्ट इतना ही है, तो हम लोग क्या करेंगे? मतलब क्या है कि रिपीटेशन हो रहा है बहुत सारा फंक्शन का यहाँ पर। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करते हैं हम लोग? डायनेमिक प्रोग्रामिंग में रिपीटेशन को नहीं लिखते हैं, यही काम करते हैं ना। रिपीटेशन को एक बार ही काउंट करते हैं। तो एक बार हम लोग एक फंक्शन का वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं टेबल में। मतलब क्या करेंगे हम लोग के पास में एक टेबल बनाया होगा। हम लोग क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे। एक क्या बना लिए? एक बना लिए टेबल। टेबल का साइज कितना हो गया? जितना डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल है, जितना डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल है, डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल से जितना है उतना ही साइज होगा मेरा टेबल का। डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल कितना है? m इंटू n है, तो टेबल का साइज कितना हो गया? mn। टेबल का साइज हो गया mn साइज हो गया। तो टाइम हम लोग का जहां 2m+n लग रहा था, बिगो 2m+1, यहां पर टाइम हम लोग का, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग का कितना बन गया? बिगो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना बन गया? बिगो mn। 2m+n से बिगो mn आ गया। कैसे आया है भाई? एक टेबल यूज करना पड़ा है एक्स्ट्रा। तो स्टैक मान लो स्पेस हम लोग को m+n किसके लिए चाहिए था? स्टैक के लिए चाहिए था। एक और चीज, इनपुट के लिए कितना चाहिए था? इनपुट कितना चाहिए? यहाँ पर m है, यहाँ पर अगर m और n लेते हैं, एक सीक्वेंस m साइज का है, एक सीक्वेंस n साइज का है, मतलब m+n इनपुट के लिए भी चाहिए, इनपुट के लिए भी चाहिए था m+n। ठीक, ओवरऑल अगर देखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को ऐड करके, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखते हैं हम लोग, कितना बन जाएगा? बिगो m+n। यही हम लोग का बन गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस हम लोग को पहले लग रहा था m+n, टाइम लगा था 2m+n। अब डायनेमिक अप्रोच यूज करते हैं जब, तब हम लोग का स्पेस m+n टेबल के लिए लग गया। तो टोटल कितना हो गया? टेबल के लिए कितना लगा है? m+n, क्योंकि डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल है m+n। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखते हैं कितना लग गया? पहले से एक स्टैक में m+n चाहिए ही, स्टैक तो फिर भी चाहिए, टेबल रहेगा तब भी स्टैक तो चाहिए ही, क्योंकि m+n बिगो m+n चाहिए ही, प्लस में mn, मतलब कि m+n बड़ा कौन है? m इंटू n। दोनों को ऐड करेंगे 5 + 4 9 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ रहा है, बिगर कौन है? 20 वाला, मल्टीप्लाई वाला, मतलब क्या हो गया? बिगो ऑफ mn। यही बन गया ना। मतलब कि m+n से स्पेस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, mn हो गया है। m+n से mn हो गया है, स्पेस मेरा इंक्रीज हुआ थोड़ा सा टेबल के चलते। टेबल जो हम लोग बनाए हैं, टेबल कैसा है? एरे है। स्टैक और लिंक लिस्ट नहीं लेते हैं यहाँ पर। रीजन क्या है हम बताए हैं पहले। स्टैक लेंगे, पुश पॉप मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पुश पॉप करता है। और लिंक लिस्ट नहीं लेंगे कि रेंडम एक्सेस वहां पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग
एरे लेते हैं, एरे में रेंडम एक्सेस पॉसिबल है, साइज केवल चाहिए कि पहले पता होना चाहिए, पहले पता है हम लोग को, जैसे ही m और n वैल्यू मिला है यहाँ पर हम लोग को पहले ही पता है m इंटू n साइज, बस डिफाइन कर लिए पहले ही हम लोग एरे। समझ लियो बात को, इनपुट से हम लोग एरे डिफाइन कर लेंगे, एक एरे लेंगे कितना का mn, उसको टेबल बोलेंगे, उस एरे को टेबल बोलेंगे, जो भी फंक्शन कॉल करेंगे उसको स्टोर कर लेंगे टेबल में, और सेकेंड टाइम जब भी आएगा वो यहां से ही टेबल से यूज करते जाएंगे। मतलब कि एक टेबल स्पेस मेरा थोड़ा सा m प्लस n से mn स्पेस बढ़ा है, m प्लस n से बढ़कर mn हो गया है, तो टाइम हम लोग का 2 पावर m प्लस n से कम होकर mn हो गया है, टाइम बहुत कम गया मेरा, स्पेस थोड़ा सा लग रहा है। तो कैसे करेंगे भाई, डायनेमिक अप्रोच में करेंगे कैसे, देखो यहां पर हम बीच में लिख रहे हैं, क्या करेंगे, ये तो हो गया। पहले हम लोग क्या करेंगे, LCS mn फाइंड आउट कर रहे हैं ना, कॉल किए हैं ना फंक्शन को, हम लोग चेक करेंगे इफ टेबल m कॉमा n माइनस 1 इक्वल टू नल। अगर इफ टेबल m कॉमा n माइनस 1 इक्वल टू नल रहे, तब क्या करना है, तब करना है टेबल m कॉमा n माइनस 1 इक्वल टू LCS ऑफ m कॉमा n माइनस 1, यहाँ a इक्वल टू कर लिए, a में भी स्टोर कर लिए वो चीज को, यहां से ये जो वैल्यू आया है इस टेबल में भी स्टोर कर लिए, ए में भी स्टोर कर लिए, लास्ट में मैक्सिमम लेना है अगर हम लोग को तो। फिर यहाँ पर बी के लिए क्या करेंगे, बी के लिए से हम वही लिखेंगे इफ, मतलब पहले फंक्शन कॉल करने के पहले चेक करेंगे टेबल में, देखो इफ टेबल m कॉमा n माइनस 1, यही जो है पोजीशन m कॉमा n माइनस 1 में टेबल में देख रहे हैं कि नल है क्या, अगर नल है मतलब कि ये फंक्शन कभी पहले काउंट नहीं हुआ है, अगर नल है नहीं, अगर काउंट हुआ है तो कैलकुलेट करो और टेबल में फिल करो, ताकि बाद में जब आए फंक्शन कॉल तो हम यहां से यूज कर पाए। सेम इसके लिए भी क्या है, इफ टेबल m माइनस 1 कॉमा n इक्वल टू नल, अगर इफ टेबल m माइनस 1 कॉमा n इक्वल टू नल है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब b इक्वल टू टेबल m माइनस 1 कॉमा n, टेबल में स्टोर भी कर लेंगे और b का वैल्यू भी ले आए, लास्ट में c रिटर्न कर लिए हम लोग। मतलब कि जैसे जैसे फंक्शन हम लोग फाइंड आउट करते जाएंगे, सेम उसी सीक्वेंस में टेबल में भी एंट्री करते जाएंगे हम लोग। फंक्शन नया फंक्शन को कॉल करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे क्या, टेबल में अगर नहीं है, अगर टेबल में वो वैल्यू नल है तब जाकर वो फंक्शन कॉल हम करेंगे, अगर टेबल में अवेलेबल है डायरेक्टली यूज कर लेंगे उसको, अगर नहीं अवेलेबल है तो यहाँ फाइंड करना है फंक्शन को, उसको टेबल में स्टोर कर लेना है ताकि फर्दर यूज करने का काम आए हम लोग को, बस यही काम करना है। ठीक, तो इससे बेनिफिट क्या हो गया कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में केवल डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल ही हम लोग देख रहे थे। ठीक, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल जो था mn फंक्शन कॉल हुआ था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी mn लग गया था, पहले 2 पावर m प्लस n था, इसे डिक्रीज होकर बिगो ऑफ mn हो गया, स्पेस थोड़ा सा बढ़ गया है, स्पेस क्या था, बिगो ऑफ m प्लस n, अब क्या लगा है, बिगो ऑफ mn, स्पेस थोड़ा बढ़ गया है, बाकी सही है। तो बोलो क्यों इतना कम कैसे हो रहा है, 2 पावर m प्लस n कहाँ इतना बड़ा नंबर है, अब mn हो गया, इतना कम कैसे हो गया, कि यहाँ पर बहुत सारा रिपीटेशन था इसलिए कम हुआ है। तो एक बात याद रखना, डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ओनली व्हेन लॉट ऑफ फंक्शन कॉल्स आर रिपीटिंग, तो बहुत सारा फंक्शन कॉल जब रिपीट करेगा, मेनी फंक्शन कॉल्स आर रिपीटिंग, देन ओनली डायनेमिक प्रोग्रामिंग गिव्स नाइस आंसर। समझ रहे हो, एक अच्छा डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बेनिफिट के लिए फंक्शन कॉल का रिपीटेशन जरूरी है, अगर रिपीट नहीं कर रहा है ज्यादा उस केस में डायनेमिक प्रोग्रामिंग कोई काम नहीं करेगा। ठीक, तो जहां पर रिपीटेशन है, जो अगर फंक्शन कॉल
रिपीटेशन अगर मोर है, बहुत ज्यादा है, तब डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, बेस्ट अप्रोच है। और अगर लेस है, फंक्शन कॉल का रिपीटेशन ही अगर मोर है तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग बेस्ट है, अगर लेस है तब डायनेमिक प्रोग्रामिंग से भी कोई काम नहीं होगा, थोड़ा का ही डिफरेंस आएगा। इसको बोलते हैं, जब लेस नंबर ऑफ फंक्शन कॉल का रिपीटेशन होगा तब उसको क्या बोलते हैं, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। जब कभी ऐसा हो कि फंक्शन कॉल बहुत ही कम टाइम में रिपीट कर रहा है, फंक्शन कॉल का रिपीटेशन अगर बहुत कम है, तो वहां पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करके भी कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। समझ रहे हो बात को, ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। उसको क्या बोलते हैं, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। वो रियल में टफ प्रॉब्लम है, रियल में वो बहुत ही टफ प्रॉब्लम है, इसलिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करने के बावजूद टाइम नहीं कम रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्लास में एक और ओवरव्यू हम बता देंगे अच्छे से एनपी कंप्लीट क्या है। यहां पर एक स्लाइड आइडिया जान लो कि एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम का मतलब क्या हो गया, कि डायनेमिक नॉर्मल प्रोग्रामिंग हम करें और डायनेमिक प्रोग्रामिंग करें, अगर दोनों में लगभग सेम आंसर ही आ रहा है, मतलब कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग करने से कुछ बेनिफिट हम लोग को मेजर बेनिफिट नहीं फील हो रहा है, अगर कोई मेजर बेनिफिट नहीं फील हो रहा है अगर, तो उस केस के लिए हम लोग बोलते हैं उस प्रॉब्लम को एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। जहां पर बेनिफिट मिल रहा है, जैसे यहां पर क्या है, बेनिफिट मिल रहा था, यहां बहुत सारा टाइम लग रहा था, यहां टाइम कम कर लिए, ये क्या है, एनपी कंप्लीट है क्या, नहीं है। जहां पर डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज हो रहा है और टाइम कम जा रहा है, उससे बेनिफिट हम लोग को मिल रहा है, वहां पर वो एनपी कंप्लीट नहीं है। लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है जो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से टाइम बहुत ही कम जा रहा है। बस इतना ही कुछ है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन देख लिए किस तरीके से क्या करते हैं, पूरा एनालिसिस कर दिए, कैसे कोड में क्या चेंजिंग होगा नहीं होगा, हर चीज बता दिए। इससे ज्यादा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस में है ही नहीं। और जितना भी चीज बताए हैं इसको सही से अगर यूज कर लोगे, इसको सही से अगर यूज कर लोगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ये बात एकदम श्योर है। इसमें कोई भी नया चीज नहीं है। अच्छा, एक और टेबल देख लो। इस टेबल के फॉर्मेट में क्या है, मान लो m प्लस एन ही है ना, एलसीएस ऑफ एम एन हम देख रहे थे ना, एलसीएस ऑफ एम एन देख रहे थे ना। एक और टेबल यहां मान लो इस तरीके से हम बनाते हैं, एक और टेबल अगर इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं अगर, एम है ना, नंबर ऑफ रोज जो हम लेने वाले हैं, जो एम लेने वाले हैं, ए एम है, ठीक। एन क्या है मेरा, एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक। एम क्या है, नंबर ऑफ रोज है मेरा, एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। नंबर ऑफ कॉलम है जो एन है, नंबर ऑफ रोज है जो एम है। एम क्या है, एक्स का साइज है ना, पहला सीक्वेंस का साइज है ना। एन क्या है, दूसरे सीक्वेंस का साइज है, ठीक। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज। हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं, m कॉमा n से स्टार्ट करते हैं ना। इसमें mth रो में आओ और यहाँ पर nth कॉलम में आओ। देखो nth कॉलम यहाँ आ रहा है, mth रो यहाँ जा रहा है, सबसे पहला मैचिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर मैच होता है दोनों में कम करके यहाँ जाते हैं, ठीक। यहाँ जाने का मतलब क्या हो गया, m को भी m यहाँ से यहाँ कम कर दिए तो देखो यहाँ पर पहुंच गए, n को भी यहाँ से यहाँ कर दिए, यहाँ पहुंचे, मैचिंग हुआ। तब फिर से मैच होगा, यहाँ पर जाएंगे, फिर से मैच होगा, यहाँ जाएंगे, फिर से मैच होगा, यहाँ जाएंगे। मतलब क्या हो गया,
ये जो पाथ मेरा है, ये पाथ क्या है? ये है बेस्ट पाथ। बेस्ट पाथ हो गया, मतलब हमेशा ही मैचिंग हो रहा है। एक और केस क्या है? एक और केस क्या है कि मान लो मैचिंग नहीं हुआ है, क्या किए? एम को फिक्स रखे हैं, एन को कम किए। फिर से नहीं मैचिंग हुआ, एम को फिक्स रखे, एन को कम किए, फिर एन को कम किए, फिर एन को कम किए। एक कब हो गया? एन को कम कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? डिक्रीजिंग एन, एन को डिक्रीज करते जा रहा है हम लोग। एक और केस क्या है कि मान लो एम को डिक्रीज कर रहे हैं, एम यहां था, यहां लेकर चले गए, यहां से यहां चले गए, फिर यहां से यहां एम को डिक्रीज किए, यहां से यहां किए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए। ये दोनों ही केस है जो यहां पर डिक्रीज कर रहे हैं। किसको? यहां पर डिक्रीज कर रहे हैं। किसको? एम को डिक्रीज कर रहे हैं, एम को डिक्रीज कर रहे हैं। तो कोई एम ऐसे नंबर ऑफ रोज है, एम को डिक्रीज यहां कर रहा है, एन है, एन को डिक्रीज यहां पर कर रहे हैं। ठीक, तो एन को यहां डिक्रीज कर रहे हैं, एम को यहां डिक्रीज कर रहे हैं। ये दोनों कैसा केस हो गया? ये दोनों ही वर्स्ट केस हो गया। ये दोनों ही, ये क्या बन गया मेरा? ये दोनों वर्स्ट केस बना हुआ है। ये क्या है? वर्स्ट केस बना हुआ है। किस सेंस में वर्स्ट केस है भाई? ये किस सेंस में वर्स्ट केस है? वर्स्ट केस किस सेंस में? बेस्ट केस किस सेंस में है? बेस्ट पाथ का मतलब क्या है? हम लोग को क्या मिलेगा आउटपुट में? मैक्स लेंथ सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस ज्यादा लेंथ का मिलेगा अगर बेस्ट पाथ को फॉलो करेंगे तो। अगर इस पाथ को कर रहे हैं मतलब क्या है? मैचिंग नहीं हो रहा है, मतलब कि लेंथ क्या हो गया? लेस लेंथ सब सीक्वेंस। लेस लेंथ का सब सीक्वेंस होगा, चाहे ऐसा पाथ हो या फिर ऐसा पाथ हो, तभी क्या होगा? लेस लेंथ सब सीक्वेंस। लेस लेंथ का सब सीक्वेंस होगा। अब मान लो कुछ नहीं कि ऐसा ही रहे, मान लो यहां आया, फिर एक ऊपर गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, बहुत सारा रास्ता है। यहां पर एक ऊपर गया, दो ऊपर गया, फिर यहां एक आ गया, फिर यहां से ऐसे और ऐसे गया, या फिर यहां से ऐसे आया, फिर ऐसे गया। बहुत सारा रास्ता है जाने का। करना क्या है एट लास्ट? या तो एन को 0 कर लो, एन यहां से लेकर 1 0 1 2 3 4 एन तक होगा। एम है जो 0 1 2 3 4 एम तक होगा। या इसको भी कम करेंगे तो एम कम हो जाएगा, इसको जब कम करेंगे तो एन कम होगा। एम और एन कोई भी एक 0 आ गया, कोई भी एक 0 जब आ जाएगा तो हम लोग का रिटर्न 0 हो जाएगा। रिटर्न 0 हो गया ना। करना वही है, यहां पर आने का अप्रोच करना है, इस रास्ते पर आने का अप्रोच करना है। यहां इस रास्ते में भी आ गए तब भी ये स्टॉप हो जाएंगे, इस रास्ते में अगर बाउंड्री पर आ गए तब भी ये स्टॉप हो जाएंगे। ये बाउंड्री आ जाए या फिर ये बाउंड्री आ जाए, हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। बीच में कहीं भी रहेंगे। इसके अलावा कहीं भी अगर यहां से लेकर इस पूरे पार्ट में कहीं भी हम लोग हैं, मतलब कंपेयर कर रहे हैं, अभी कंपेयर करने के लिए सिंबल है, बस इसी का ग्राफिकल एक तरीके से टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का ही। बस इसके बाद और कुछ नहीं है, एंड हो गया है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? 0 1 नैपसैक देखेंगे, जो नैपसैक पहले भी देखे हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं क्या देखेंगे? 0 1 नैपसैक। 0 1 नैपसैक प्रॉब्लम, इसको भी देखेंगे डायनेमिक अप्रोच। तो आप समझ गए होंगे, अब एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि डायनेमिक में कर क्या रहे थे हम लोग नॉर्मल तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करते हैं, उसके बाद हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग को वहां पर लेकर आते हैं। कैसे भाई? तो केवल डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल को ही हम लोग सॉल्व करते हैं, उसको एक टेबल में स्टोर करते हैं, उसको रीयूज करते हैं टेबल के वैल्यू को। अगर नंबर ऑफ फंक्शन कॉल बहुत सारा है जो कि रिपीट हो रहा है, तब हम लोग को बेनिफिट मिलता है, उससे टाइम कम जाता है, बहुत ही कम जाता है। कहीं ऐसा हो सकता है कि बहुत कम फंक्शन कॉल ही रिपीटेशन में रहे, तो उतना कमेगा नहीं। जब नहीं कमेगा टाइम उतना, उसको बोल देंगे एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। ठीक, बस यही है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं 0 1 नैपसैक।
तब तक इसको रिवाइज करो अच्छे से, इसको अच्छे से देख लो, और पहले जो पढ़ा हुआ है पहले वाला को भी देखो। ऐसा नहीं कि अच्छा आज वाले को रिवाइज कर लेते हैं, पहले वाले को छोड़ देते हैं, तो छूट जाएगा एग्जाम में। समझ रहे हो बात को? सच में छूट जाएगा, छोड़ दोगे छूट जाएगा। इसलिए कोशिश यही करना है कि टाइम दिए हो पढ़ाई करने का, तुम भी अपना टाइम दिए हो, जब लेक्चर इतना देख रहे हो, जो लोग वीडियो भी देख रहे होगे, इतना वीडियो देख रहे हो, टाइम दिए हो। टाइम देने का मकसद ऐसा होना चाहिए कि इसका यूज होना चाहिए, लाइफ का हर एक मोमेंट का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तुम मस्ती के लिए क्यों ना कर दो। कोई ऐसा टाइम है कि मान लो मूवी देखने गए, अब इसे क्या यूटिलाइजेशन है भाई? अरे थोड़ा कभी मूड फ्रेश हो गया, इंजॉयमेंट भी हुआ, वो भी जरूरी है। हर चीज जरूरी है लाइफ में, हर चीज होना चाहिए। फन भी होना चाहिए, पढ़ाई भी होना चाहिए, और जो काम है अपना अपना काम सबको करना चाहिए। काम के बाद टाइम निकल गया, थोड़ा इंजॉयमेंट मस्ती भी कर लिए, क्यों नहीं करेंगे। और ये तो और बताने वाले, किसके लिए सिलेबस इसका है? CSIT इंजीनियर का है, ये CSIT वालों के लिए है। मतलब इंजीनियर वो पहले से ही है, पूरा सेमेस्टर में लास्ट के 10 दिन में पास करने का आदत पहले से ही रहा है उसको, तो मस्ती तो करेगा ही। मतलब मस्ती करो, लेकिन पढ़ाई भी कर लेना है साथ में। डेली अगर जो कॉलेज में जो लोग हो, 2-2 घंटा टाइम डेली दे दो। जो ड्रॉप किए हो उनके पास तो बहुत सारा टाइम है, टाइम ही टाइम है, तो दिन भर पढ़ाई करो। समझ रहे हो? चलो ठीक है, फिर पढ़ाई करो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 0 1 एब्स्ट्रैक्ट। चलो।